ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 821 भाई और बहन। बूम! एक जोरदार धमाकेदार आवाज के साथ इवान गुफा के प्रवेश द्वार के सामने उतरा, जो अलग अलग तरह की रोशनी से चमक रहा था, जैसे कि अंदर कोई डिस्को पार्टी चल रही हो। अरे, मैं देर से आया हूँ। वे मुझसे पहले गुफा में घुस गए। इवान ने अपने चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी नज़र के साथ मन ही मन सोचा, क्योंकि टीम ब्लैक से यह खबर मिलने के बावजूद कि कुछ लोग गुफा में प्रवेश करने वाले हैं, वह समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाया। अचानक इवान को कुछ तीखी नज़रें महसूस हुईं और उसने अपने चेहरे पर एक आलसी भाव के साथ अपने पीछे देखा। यहाँ जल्दी जल्दी आने की वजह से उसके सफ़ेद बाल पूरी तरह से बिखर गए थे और उसके आलसी चेहरे की वजह से वह एक भिखारी जैसा दिख रहा था। जब इवान ने मुड़कर देखा और गुफा के चारों ओर इकट्ठा हुए लोगों ने उसका चेहरा देखा तो वे दंग रह गए। हालांकि इन लोगों ने अपने जीवनकाल में कई तरह के लोगों को देखा था, लेकिन ऐसा आलसी चेहरा पहली बार देखा था। उसके चेहरे को देखकर सभी लोगों को लगा कि यह आदमी बस लेटकर अपनी बाकी की जिंदगी सोना चाहता है। कुछ लोगों ने इवान का चेहरा देखकर जम्हाई लेना भी शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है, लेकिन चूंकि वे सभी प्रतिभाशाली कोर रिवॉल्वर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इस अजीब भावना को दूर कर दिया और इवान को सावधानी से देखा, ये सोचकर कि वह उन सभी को सुलाने के लिए किसी तरह की शैतानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि इवान के आसपास की आभा ने संकेत दिया कि वह सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था। वह बिना किसी चिंता के अपने से उच्च रैंक वाले दर्जनों रिवॉल्वर के बीच उतरा। क्या यह आदमी जीवन से थक गया है और चाहता है कि हम उसे परलोक भेज दें? कुछ लोग जो इवान द्वारा उतरने पर बनाए गए धूल के बादल के अंदर फंस गए थे, उनके चेहरे पर उसकी रैंक को देखकर अजीब सी मुस्कान आ गई। मुझे देखना बंद करो, तुम नीच लोग, इवान ने घमंडी आवाज में कहा जब उसने देखा कि लोग उसे अजीब भाव से देख रहे थे। इवान की घमंडी आवाज और जिस तरह से उसने उन्हें पुकारा, उसे सुनकर लोगों की आंखें और भी अजीब हो गईं और उन्हें लगा जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हैं। यह आदमी सिर्फ एक मध्यम स्तर का रैंक 1 नौसिखिया है। उसने हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे मरने की इच्छा है? इवान की घमंडी आवाज सुनने वाले सभी लोगों ने एक साथ सोचा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि मेरे भाई और बहन यहाँ नहीं हैं। अगर वे यहाँ होते और देखते कि तुम लोग मुझे कैसे देख रहे हो, तो वे तुम्हारी आंखें निकाल लेते। इवान ने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा, भाई और बहन, शब्दों पर जोर देते हुए। भाई और बहन। इवान की बातें सुनकर लोग दंग रह गए और सोचने लगे कि उसके भाई और बहन कौन है जिन्होंने उसे उनके सामने एक बिगड़ेल युवा स्वामी की तरह व्यवहार करने का इतना आत्मविश्वास दिया। तुम्हारे भाई और बहन कौन हैं? बॉने ने, जिसने मोमन और वाल्टर के समूह के विनाश के लिए प्रार्थना की थी, गंभीर स्वर में पूछा, क्योंकि वह बिना किसी कारण के शक्तिशाली लोगों के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। बॉने की बात सुनकर इवान ने अहंकार भरी आंखों से उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, कितना मूर्ख छोटू, क्या तुम किसी गुफा में रह रहे हो या ऐसा कुछ कि तुम ये भी नहीं जानते कि मेरे भाई और बहन कौन हैं? जब बॉने ने इवान को उसे शॉटी कहते हुए सुना तो उसके माथे पर काली नसें उभरने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सुनता रहा। ये देखते हुए कि तुम कुछ हद तक मेरे पालतू हमस्टर की तरह दिखते हो, मैं तुम्हें मेरे मुंह से मेरे भाई और बहन का नाम सुनने का सम्मान दूंगा, इवान ने कहा और एक गहरी सांस ली। इवान को सुनने वाले सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि इस आलसी दिखने वाले असभ्य कमीने के भाई और बहन कौन हैं। इवान ने तुरंत अपने भाई और बहन के बारे में नहीं बोला, इसके बजाय उसने कुछ सेकंड के लिए लोगों को देखा, जिससे उनका उत्साह बढ़ गया। किसी कारण से कुछ लोग जो ऑक्स जैसे शक्तिशाली गुटों से नहीं थे और कुछ अन्य लोगों ने अपनी लार निगल ली जब उन्होंने देखा कि इवान सभी को कैसे देख रहा था। कुछ सेकंड के बाद इवान ने आखिरकार अपना मुंह खोला, मेरे भाई और बहन हैं। दहाड़, चीख। जब इवान बोलने ही वाला था, तभी दूर से एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ और फीनिक्स की चीख पूरे परिवेश में गूंज उठी और लोगों ने एक विशाल बैंगनी ड्रैगन और फायरबर्ड को अपनी ओर आते देखा। वे यहाँ हैं, मेरे भाई और बहन आखिरकार यहाँ हैं। हा 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 हा। अचानक इवान पागलों की तरह हंसने लगा और विशालकाय ड्रैगन और फायरबर्ड की ओर इशारा किया जो उनकी ओर आ रहे थे। जब लोगों ने इवान की बात सुनी तो वे चौंक गए, क्योंकि वे सभी तुरंत वुइट्स्कार और ब्लेज को पहचान गए जो उनके पास आ रहे थे। अरे, ये दोनों कमीने! भले ही मैंने उन्हें अपने स्थान पर मार्गदर्शन करने के लिए अपनी छाया मरे हुए को भेजा था, लेकिन उन्हें यहाँ आने में निश्चित रूप से बहुत समय लगा, इवान ने मन ही मन कहा, क्योंकि वह वुइट्स्कार और ब्लेज के सामने दौड़ती हुई एक भीड़ को देख रहा था। भीड़ों के पीछे एक सफ़ेद झंडा लगा हुआ था जिस पर कुछ शब्द लिखे थे, यदि आप मृत व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। अब आप लोग बर्बाद हो चुके हैं। जब मैंने अपने भाई और बहन को इस गुफा के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे गुफा में किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए कहा।
अब जब वे यहाँ हैं तो आप सभी गुफा में प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हैं, इवान ने ऊंची आवाज में कहा, अपने चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान के साथ सभी को देखते हुए। क्या? इवान की बात सुनकर लोग दंग रह गए और उसे हैरान चेहरे से देखने लगे। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? बॉने ने, जिसने पहले बात की थी, अपना मुंह चौड़ा करके पूछा। हालांकि ब्लेज और वोइड्सकार शक्तिशाली थे, लेकिन सभी जानते थे कि उनके लिए गुफा पर एकाधिकार करना असंभव था, क्योंकि मकबरे में कई अन्य शीर्ष रैंक 2 व्यक्ति थे और वोइड्सकार और ब्लेज उन सभी का सामना नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने गुफा के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की तो यह स्पष्ट था कि उनके पीछे शीर्ष रैंक 2 इवॉल्वर बेकार नहीं बैठेंगे। तुम छोटे! इवान अचानक उस जगह से गायब हो गया जहां वह खड़ा था और धमाका! जिस बॉने ने उससे सवाल किया था वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसने हवा में ही खून खांसा और सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरा। कैसे हिम्मत हुई तुम मेरे भाई और बहन के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? इवान ने ठंडे स्वर में कहा, जब उसने शीर्ष रैंक 1 बॉने को देखा जो उसकी लात के कारण बेहोश हो गया था। जब लोगों ने इवान को एक ही लात से शीर्ष रैंक 1 कोर इवॉल्वर को नॉकआउट करते देखा तो वे दंग रह गए और उनके चेहरे पर खाली भाव थे। डेड मैन! अचानक उन्होंने वोइड्सकार की तेज आवाज सुनी और अपने होश में वापस आ गए। इवान ने वोइड्सकार को देखा, जिसने आखिरकार उसे देखा था और तेज गति से उसकी ओर उड़ रहा था। बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे देखने के लिए उत्साहित हो, लेकिन तुम्हें मेरा नाम इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इवान ने ऊंची आवाज में कहा जब उसने वोइड्सकार की आवाज सुनी और उन लोगों को देखा जो अभी भी सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। लोगों के भ्रमित चेहरे को देखते हुए उसके होंठ एक खतरनाक मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि शो के अंत में मेरे बड़े भाई और बहन किस तरह का चेहरा बनाएंगे, इवान ने मन ही मन सोचा क्योंकि उसकी परछाई हिलने लगी थी। अध्याय 822। क्या यह आदमी पागल हो गया है? मुझे आश्चर्य है कि शो के अंत में मेरे भाई और बहन किस तरह का चेहरा बनाएंगे, इवान ने खुद से कहा क्योंकि उसकी छाया हिलने लगी थी। वाह! अचानक 10 शुरुआती स्तर के रैंक 2 छाया मरे हुए उसके छाया भंडारण से निकले और आसपास फैल गए। क्या बात है! लोग चौंक गए जब 10 शुरुआती स्तर के रैंक 2 राक्षस अचानक कहीं से प्रकट हुए और उन्हें घेरना शुरू कर दिया। इवान ने ब्लेज और वोइड्सकार के बारे में पहले जो कहा था और जिस तरह से उसने अपने रैंक में अंतर के बावजूद सिर्फ एक ही हमले से बॉने को नॉकआउट कर दिया था, उसके कारण लोगों के दिमाग पहले से ही अस्त व्यस्त थे, इसलिए जब छाया मरे हुए छाया भंडारण से निकले और उन्हें घेर लिया तो वे समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और बहन के खिलाफ विद्रोह करने की? चूंकि तुम उनके आदेश को सुनना नहीं चाहते, इसलिए तुम सब मर सकते हो, इवान ने गुस्से में कहा और ब्राउन और दूसरे शैडो अनडेड ने अचानक गुफा के बाहर इकट्ठा हुए लोगों पर हमला कर दिया। गुफा के बाहर लगभग 100 लोग इकट्ठे हुए थे और शुरुआती और मध्यम स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर्स की कोई कमी नहीं थी। हालांकि जब शैडो अनडेड ने अचानक हमला किया तो उन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से रैंक 2 को रिवॉल्वर्स के बिना लोगों के छोटे समूहों को निशाना बनाया। छाया अनडेड द्वारा हमला किए गए लोगों का समूह दर्द और भय से चिल्लाया क्योंकि वे हमलों को रोकने में असमर्थ थे। जब दूसरे रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने समूह को वहां से भागने का आदेश दिया। इवान और शैडो अनडेड पर हमला करने के बजाय उन्होंने भागने का फैसला क्यों किया? उनकी संख्या के साथ उनके लिए 10 शैडो अनडेड और इवान का ख्याल रखना मुश्किल नहीं था, तो उन्होंने भागने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब बहुत आसान था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से भरी दहाड़ सुनकर सभी ने पीछे देखा और उनका शरीर डर से कांप उठा। वे वोइड्सकार और ब्लेज से डरे हुए थे जो उनके चेहरे पर पागलपन भरी नजरों के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। इवान के प्रति उनके गुस्से के कारण जो भयानक आभा वे उत्सर्जित कर रहे थे, उसे महसूस करके ही लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनकी नज़र में ब्लेज और वोइड्सकार इवान पर नाराज नहीं थे, वे उन पर नाराज थे और उन्हें मारने आ रहे थे। हालांकि वहां बहुत से लोग थे और वे ब्लेज और वोइड्सकार के खिलाफ लड़ाई कर सकते थे अगर वे सब मिलकर काम करें, लेकिन वे जानते थे कि यह एक अच्छा विचार नहीं था। वोइड्सकार और ब्लेज काफ़ी शक्तिशाली थे और अगर वे किसी तरह उन्हें हराने में कामयाब भी हो जाते तो उन्हें यकीन था कि इस प्रक्रिया में बहुत से लोग मर जाएंगे और कोई भी बेमतलब की मौत नहीं मरना चाहता था। जब लोग भागने लगे तो इवान ने एक चालाक मुस्कान दिखाई और अपने छाया मरे हुओं के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रुको, तुम नीच लोगों, भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इवान ने भागते हुए लोगों का पीछा करते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया। ब्लेज और वोइड्सकार को वास्तविक स्थिति के बारे में सचेत करने से बचने के लिए उसने हवा के हेरफेर कौशल का भी इस्तेमाल किया ताकि उसकी आवाज़ और भाग रहे लोगों की आवाज़ उन तक न पहुंचे। इस तरह वे समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। जब ब्लेज और वोइड्सकार ने इवान को अन्य लोगों के साथ भागते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वह उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए अपनी आभा को पूरी ताकत से छोड़ दिया। भागना बंद करो, कमीने,
इवान का पीछा करते हुए वोइड्स कार गुस्से में दहाड़ा। जब भागने की कोशिश कर रहे लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि वोइड्स कार और ब्लेज इवान के साथ उनका पीछा कर रहे हैं और उनके चेहरे पीले पड़ गए। लानत है, वे दोनों कमीने पागल हो गए हैं। वे वास्तव में उस गुफा पर एकाधिकार करने के लिए हमें मारना चाहते हैं। एक शुरुआती स्तर के रैंक 2 दानव ने घृणा से भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसने एक संदेश भेजा था कि वोइड्स कार और ब्लेज अन्य राक्षसों के साथ क्या कर रहे थे। दानव की तरह अन्य लोगों ने भी संदेश भेजा और उम्मीद जताई कि उनके साथी जल्द ही आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। हा 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 हा, भागो कुतिया भागो, भले ही तुम दुनिया के अंत तक भाग जाओ, मेरे भाई और बहन अभी भी तुम्हारा पीछा करेंगे और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम सभी को एक दर्दनाक मौत देंगे। इवान पागलों की तरह हंसा जब उसने लोगों के घबराए हुए चेहरे देखे और उनके पीछे भागना जारी रखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने तुम्हें कब गुस्सा दिलाया? हम तो बस वहीं खड़े थे और तुम ही थे जिन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया। एक पीक रैंक 1 बौना रोते हुए चिल्लाया जब वह बेहोश बौने को उठाकर भाग रहा था, जो पहले इवान की लात की वजह से बेहोश हो गया था। तुमने मेरे सामने आने पर घुटने टेक कर मेरी पूजा नहीं की और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि मैं क्यों गुस्सा हूं। इवान ने घृणा भरी आवाज में चिल्लाया, जैसे कि उसके सामने भाग रहे लोगों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला हो। चूंकि जब मैं तुम्हारे सामने आया तो तुमने घुटने टेक कर मेरी पूजा नहीं की, इसलिए अब तुम लोगों के जिंदा रहने का कोई कारण नहीं है। क्या ये पागल हो गया है? इसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इवान की बात सुनकर लोगों के दिमाग में बस यही ख्याल आया और वे गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। रुको मादरचोद, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, वोइड्स कार चिल्लाया और अपने और इवान के बीच की दूरी को तेज गति से कम कर दिया। तुम नीच लोग, मेरा भाई तुमसे रुकने के लिए कह रहा है। तुम अभी भी क्यों भाग रहे हो? रुको और शांति से अपनी मौत को स्वीकार करो। इवान ने वोइड्स कार की चीख को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे लोग डर गए। कुछ सेकंड के बाद इवान ने देखा कि वोइड्स कार और ब्लेज उसे पकड़ने वाले थे और अगर वह और देर करता तो वे उसे रोकने के लिए अपने जोन की शक्ति का उपयोग कर पाते। ठीक है, ये पर्याप्त होना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा और अचानक अपनी दौड़ने की दिशा बदल दी। बड़े भाई, बड़ी बहन, उन्हें अभी भाग जाने दो। उन्होंने पहले ही गुफा के बारे में अन्य लोगों को सूचित कर दिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वे अपने साथियों के साथ यहाँ वापस आएंगे। चलो उनके अन्य लोगों के साथ वापस आने का इंतजार करते हैं और हम उन सभी को एक ही झटके में मिटा देंगे। इवान ने चिल्लाते हुए अपनी दौड़ने की दिशा बदली। बेशक उसने जो चिल्लाया वह केवल उन लोगों ने सुना जो उसके आगे चल रहे थे और वोइड्स कार और ब्लेज पवन हेरफेर कौशल के कारण कुछ भी सुनने में सक्षम नहीं थे। जब लोगों ने इवान की बात सुनी तो वे दंग रह गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्लेज और वोइड्स कार उनका पीछा करना बंद कर इवान के पीछे चल रहे हैं तो उन सभी ने राहत की सांस ली। वे हम सभी को मिटा देना चाहते हैं, हो, एक राक्षस ने घृणा भरे स्वर में कहा और भागना जारी रखा। चलो देखते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम लोग इतने घमंडी हो सकते हो या नहीं। भाग रहे अन्य लोगों ने भी राक्षस की तरह ही सोचा और उनके दिल में भी इवान, ब्लेज और वोइड्स कार के प्रति घृणा भर गई। अगर ब्लेज और वोइड्स कार को पता होता कि इवान ने उन्हें किस तरह की मुसीबत में डाल दिया है तो वे निश्चित रूप से खून की खांसी करते। क्रोध, चलो अब यहाँ से चले जाएं, इवान ने कुछ सेकंड बाद खुद से कहा जब उसने देखा कि ब्लेज और वोइड्स कार उसका पीछा कर रहे थे और बाकी लोग बहुत दूर भाग गए थे। उसने दौड़ना बंद कर दिया और ब्लेज और वोइड्स कार की ओर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी जो उसकी ओर भाग रहे थे। अरे भाई और बहन, उस सार विकास ड्रॉप के लिए धन्यवाद। मैं अब जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने पालतू हमस्टर को खिलाना है, उसने मजाकिया आवाज में चिल्लाया। जब ब्लेज और वोइड्स कार ने इवान को सुना तो उनके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कैसे इवान उनकी नाक के नीचे सार विकास ड्रॉप के साथ भाग गया था। वे उसे चीरने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इवान के शरीर को चांदी की रोशनी में चमकते देखा तो वे हैरान रह गए और अगले ही पल वूश, वह वहां से गायब हो गया। ब्लेज और वोइड्स कार तब स्तब्ध रह गए जब इवान अचानक गायब हो गया और उन्होंने उसे खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे उसे नहीं ढूंढ पाए, जबकि उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां आसानी से लगभग 20,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती थीं। जब ब्लेज और वोइड्स कार को पता चला कि इवान भाग गया है तो उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। मृत आदमी, वोइड्स कार गुस्से में दहाड़ने लगा क्योंकि उसके आसपास का इलाका हिल गया। ब्लेज भी बहुत गुस्से में थी जब वह इवान को नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि उसे लगा कि वे उसे सार विकास ड्रॉप प्राप्त करने में सक्षम होंगे और वोइड्स कार उसे कब्र से निकलने के बाद एक शून्य क्रिस्टल देगा। धिक्कार है, वह धूर्त कमीना, ब्लेज ने धीमी आवाज में शाप दिया और एक बार फिर अपने चेहरे पर चिढ़ के भाव के साथ इवान को खोजने की कोशिश की। जब काली भेड़, हवा और बिजली की भेड़ की छाया उसके सामने झंडा लगाए हुए आई तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह किसी तरह का जाल था या शायद सिर्फ एक बीमार मजाक था। वोइड्स कार भी इस बात को समझ गया, लेकिन उन दोनों ने परवाह नहीं की और भेड़ों का पीछा किया।
कारण ये वास्तव में काफी सरल था। भीड़ उन्हें दूसरी परत की ओर ले जा रही थी और चूंकि वे दोनों भी दूसरी परत की ओर जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे भीड़ों का पीछा किया। जहां तक जाल की बात है तो यह उनके लिए और भी अप्रासंगिक था, क्योंकि उन दोनों को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उन्हें भरोसा था कि इवान ने उनके लिए चाहे जो भी जाल तैयार किया हो, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उससे निपटने में सक्षम होंगे। वह कमीना हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। इवान की निरर्थक खोज के एक पल के बाद वोइट्स्कार ने टिप्पणी की। ब्लेज ने वोइट्स्कार की टिप्पणी के जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से स्थिति के प्रति उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। जब ब्लेज और वोइट्स्कार गाली दे रहे थे, उनसे बहुत दूर एक चांदी की रोशनी चमकी और इवान वहां प्रकट हुआ। उसने जमीन की ओर देखा और एक छोटी सी वस्तु उठाई। मिड लेवल रैंक 1 सोल बीकन 25,000 किलोमीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अच्छा है कि मैंने इसे सफलतापूर्वक बनाया, अन्यथा मेरे लिए उनसे बचकर निकलना काफी मुश्किल होता, इवान ने धीमी आवाज में कहा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने उस दिशा में देखा जहां ब्लेज और वोइट्स्कार थे और उसने जो गड़बड़ की थी उसके बारे में सोचते हुए उसने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। अब जब मैंने अराजकता का बीज बो दिया है, उसने अचानक कहा और हवा और बिजली की भीड़ को बुलाया। चलो कुछ और होने से पहले उस गुफा में प्रवेश करते हैं। वह भीड़ के पीछे बैठ गया और वह तुरंत गुफा की दिशा में भाग गई। अध्याय 823 गुफा में प्रवेश करना भाग 1। हवा और बिजली की भीड़ पर सवार होकर इवान एक बार फिर उस गुफा में पहुंच गया जो अजीब आभा छोड़ रही थी। भीड़ से उतरकर उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसने पहले जो गड़बड़ की थी उसके कारण गुफा के आसपास कोई नहीं था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके भी, जो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती थी, उसने उस क्षेत्र के आसपास किसी को नहीं पाया। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ कोई नहीं है, मुझे यकीन है कि लोग जल्द ही यहाँ वापस आएंगे, इवान ने धीमी आवाज में कहा और उस दिशा में देखा जहां उसने ब्लेज और वोइट्स्कार को ले जाया था। इससे पहले वोइट्स्कार और ब्लेज उसका पीछा करने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने गुफा पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब वे उसका पता खो चुके थे तो इवान को यकीन था कि वे गुफा की जांच करने के लिए वापस आएंगे, क्योंकि इसकी अजीब आभा 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करती थी। मुझे उनके यहाँ आने से पहले अंदर चले जाना चाहिए, इवान ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखते हुए खुद से कहा। गुफा से निकलने वाली अजीब आभा को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया, गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही इवान ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसके चारों ओर का वातावरण लिपटा हुआ और मुड़ गया और उसका सिर घूमने लगा। इवान ने खुद को शांत रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। एक टेलीपोर्टेशन संरचना, उसने अंदर से कहा, यह देखकर दंग रह गया कि गुफा का प्रवेश द्वार वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन संरचना थी। बस कुछ ही सेकंड में उसके आसपास का माहौल सामान्य हो गया और इवान ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन को छू रहे हैं। भाड़ में जाओ। टेलीपोर्टेशन समाप्त होने के बाद उसने धीमी आवाज में शाप दिया और उसे उल्टी होने जैसा महसूस हुआ। उसका सिर तेज गति से घूम रहा था क्योंकि यह अब तक का सबसे अस्थिर टेलीपोर्टेशन था। लेकिन वह जानता था कि वह पूरी तरह से नए वातावरण में था और उसके आसपास खतरा हो सकता है, इसलिए उसने जल्द से जल्द अपने होश में आने की कोशिश की और ब्राउन और उसके आसपास के कुछ अन्य छाया मरे हुए लोगों को छोड़ दिया। कुछ सेकंड के बाद वह आखिरकार अपने होश में आया और अपने चारों ओर देखा। क्या? चारों ओर देखने पर इवान को एहसास हुआ कि वह एक छोटे से कमरे में था और उसके सामने एक पत्थर का मंच था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मंच पर लगभग 10 सफ़ेद प्लेटें रखी हुई देखीं। क्या मैं किसी प्राचीन भोजन कक्ष में हूँ? इवान ने जोर से सोचा जब उसने पत्थर के मंच पर खाने की प्लेटें देखीं। कमरा लगभग 100 वर्ग मीटर का था और पत्थर के मंच के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई द्वार नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ पत्थर की दीवारों से घिरा एक बंद कमरा था। अच्छा, यह अप्रत्याशित है, इवान ने कहा जब उसने कमरे के अंदर कुछ भी नहीं देखा और पत्थर के मंच की ओर चला गया। जब वह मंच के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि प्लेटों के अंदर कोई भोजन नहीं था, इसके बजाय प्रत्येक प्लेट के अंदर एक जड़ी बूटी थी। प्लेटों के अंदर जड़ी बूटियों को देखकर इवान ने भौहें उठाईं, उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने मंच से एक जड़ी बूटी चुनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जड़ी बूटी चुनने की कोशिश की, एक अवरोध ने जड़ी बूटी को ढक दिया और उसी समय उसके पैरों के नीचे एक संरचना चमक उठी जिसने पूरे कमरे को ढक लिया। जब इवान ने संरचना देखी तो वह तुरंत मंच से दूर कूद गया, लेकिन चूंकि संरचना पूरे कमरे को ढक रही थी इसलिए वहां कोई जगह नहीं थी उसे भागने के लिए। उसने ऊपर उड़ने के लिए छाया पंखों का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि संरचना ऊर्जा तरंगों को छोड़ रही थी, इसलिए भले ही वह ऊपर उड़ जाए वह संरचना से बच नहीं पाएगा। जब इवान भागने के लिए कमरे की दीवार तोड़ने के बारे में सोच रहा था तो उसके सिर के अंदर एक प्राचीन आवाज गूंजी। अगले दौर में जाने के लिए मंच पर रखी सभी जड़ी बूटियों के नाम पहचाने।
कौन बकवास है? इवान चौंक गया जब उसने अचानक अपने सिर के अंदर की आवाज़ सुनी और डर के मारे उछल पड़ा। लेकिन जब उसने अपने सिर के अंदर सुनी गई बातों का अनुमान लगाया तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। जड़ी बूटियों के नाम पहचानो, इवान ने पत्थर के मंच पर रखी जड़ी बूटियों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसने एक पल के लिए अपनी ठुड्डी को रगड़ा और अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मुझे मत बताओ कि यह गुफा ऐसी जगह है जहां तुम्हें विरासत मिल सकती है, उसने अजीब सी आवाज में कहा, अपने पढ़े हुए उपन्यासों के बारे में सोचते हुए। उसने मंच पर पड़ी जड़ी बूटियों को देखा और अपने दिमाग में सुनी हुई बातों को याद करते हुए वह तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। ये किसी कीमियागर की विरासत हो सकती है, और इस निष्कर्ष ने उसे काफी असंतुष्ट कर दिया। ईमानदारी से उसे कीमियागर की विरासत प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि यह उसके लिए काफी मददगार होगा, लेकिन वह वास्तव में कीमियागर बनने में दिलचस्पी नहीं रखता था। जब वह गुफा में दाखिल हुआ तो उसे कुछ और उपयोगी मिलने की उम्मीद थी, जैसे रैंक 5 या रैंक 6 कोर इवॉल्वर का मृत शरीर। हालांकि संदिग्ध उसे लगा कि भविष्य में कीमिया सीखने के बजाय मृत शरीर उसके लिए अधिक उपयोगी होंगे। हाँ, इवान ने जोर से आह भरी और धीमे कदमों से पत्थर के मंच की ओर चल दिया। चूंकि मुझे इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इसे अमारा को संभालने दूंगा, उसने कहा और मंच के सामने रुक गया। जैसे ही इवान मंच के सामने रुका, उसके दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण बात कौंध दी। एक पल रुको, उसने संकुचित आंखों से कहा और गुफा से निकलने वाली आभा के बारे में सोचा। अगर यह कुछ ऐसा है कीमिया विरासत, तो गुफा से निकलने वाली अजीब आभा क्या थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे डिस्को लाइट क्या थीं? इवान को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन किसी कारण से उसके दिल में एक अजीब सी भावना पनपने लगी जब उसने गुफा में प्रवेश करने से पहले महसूस की गई अजीब आभा के बारे में सोचा। उस आभा ने 1,00,000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर किया, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह निश्चित रूप से कुछ असाधारण था। शायद, बस शायद, इस गुफा के अंदर वास्तव में उस विरासत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, इवान ने धीमी आवाज में कहा, और उसके होंठ ऊपर की ओर उठे क्योंकि वह उसके सामने जड़ी बूटियों को देख रहा था। अध्याय 824 गुफा में प्रवेश भाग 2। गुफा से निकलने वाली अजीब आभा के बारे में सोचते हुए इवान ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए परीक्षण को पूरा करने का फैसला किया। वह पत्थर के मंच के सामने रुका और प्लेट से बैंगनी रंग की एक जड़ी बूटी उठाने की कोशिश की। पिछली बार के विपरीत, जब उसने इसे उठाने की कोशिश की तो जड़ी बूटी के चारों ओर कोई अवरोध नहीं दिखाई दिया और उसने आसानी से जड़ी बूटी उठा ली। जड़ी बूटी उठाने के बाद इवान ने स्टेटस विंडो के माध्यम से इसकी जानकारी देखने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, किसी कारण से वह जड़ी बूटी की जानकारी नहीं देख सका। उसने अपने पैरों के नीचे चमक रही संरचना को देखा और आखिरकार संरचना का उद्देश्य समझ गया। और यहाँ मुझे लगा कि यह किसी तरह का हमला करने वाला गठन या कुछ और है। इवान ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और शैडो सेंस का इस्तेमाल किया। इस जड़ी बूटी का नाम क्या है, अमारा? चूंकि वह स्टेटस विंडो का उपयोग करके जड़ी बूटी का नाम नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने अमारा से पूछने का फैसला किया। ड्रेड्स की बंद दुनिया में अमारा ने कीमिया से संबंधित कई किताबें पढ़ी थीं और जड़ी बूटियों के बारे में उसका ज्ञान उससे कहीं बेहतर था। जब अमारा ने इवान की आवाज़ सुनी और उसके हाथ में बैंगनी रंग की जड़ी बूटी देखी तो उसने तुरंत जवाब दिया, यह एक वाइवन अवॉर्ड है। यह एक जड़ी बूटी है जिसे अगर आप उगाना चाहते हैं तो वाइवन के खून से सींचना होगा। इवान ने अपने सिर के अंदर अमारा की आवाज़ सुनी, और जब उसने सुना कि जड़ी बूटी को वाइवन के खून से सींचना होगा तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। ये जड़ी बूटी काफ़ी कीमती लगती है, उसने खुद से सोचा, लेकिन जल्द ही अपना सिर हिला दिया क्योंकि अभी इसके लिए समय नहीं था। अब जब मुझे जड़ी बूटी का नाम पता है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? उसने खुद से पूछा जब अमारा ने उसे जड़ी बूटी का नाम बताया और अपने चारों ओर देखा। ये देखकर कि उसके आसपास कुछ भी नहीं था, उसने एक पल के लिए सोचा और एक पल के बाद जड़ी बूटी का नाम बताया, यह एक वाइवन अवॉर्ड है। जिस क्षण इवान ने बैंगनी जड़ी बूटी का नाम बोला, जड़ी बूटी चमक उठी और उसके हाथ से गायब हो गई। जब जड़ी बूटी उसके हाथ से गायब हो गई तो इवान ने भौहें उठाईं, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और दूसरी प्लेट से एक पीला फूल उठा लिया। अमारा, पहले की तरह ही, उसने बिना किसी शर्म के अमारा से मदद मांगी। यह एक सैंडस्टॉर्म लीफ है। अमारा की बात सुनकर इवान ने एक बार फूल का नाम बोला और वह वाइवन अवॉर्ड की तरह गायब हो गया। पत्थर के मंच पर कुल 10 जड़ी बूटियां थीं और अमारा की मदद से उसने बिना किसी समस्या के पहले 6 जड़ी बूटियों को जल्दी से पहचान लिया। लेकिन जब इवान ने छठी जड़ी बूटी उठाई, जो एक पेड़ की सूखी शाखा की तरह दिख रही थी, तो उसने अमारा की शर्मिंदा आवाज़ सुनी, मुझे इस जड़ी बूटी के बारे में नहीं पता। इवान हैरान रह गया जब उसने सुना कि अमारा को नहीं पता कि यह जड़ी बूटी क्या है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। जड़ी बूटियों के बारे में उसका ज्ञान न के बराबर था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसके लिए सवाल का जवाब देना असंभव था।
अंत में उसने आह भरी और हल्की आवाज में कहा, बस मुझे एक जड़ी बूटी का नाम बताओ जो कुछ हद तक इस सूखी शाखा की तरह दिखती है। अमारा ने कुछ देर सोचा, इवान का सवाल सुनकर कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर कुछ देर बाद बोला, ये कुछ हद तक सनफायर ब्लॉसम जैसा दिखता है, जो आमतौर पर अपने अंदर की अग्नि ऊर्जा के कारण काफी सूखा होता है। सनफायर ब्लॉसम। अमारा की बात सुनकर इवान ने ज्यादा नहीं सोचा और सूखी हुई शाखा का नाम बता दिया। जब उसने शाखा का नाम बताया तो शाखा उसके हाथ से गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जड़ी बूटियां गायब हो गई थीं। जब इवान ने ये देखा तो वह कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वह ये तय नहीं कर पाया कि वह सही था या नहीं, लेकिन बची हुई 3 जड़ी बूटियों को देखकर उसने सबसे पहले उनकी देखभाल करने का फैसला किया। बची हुई 3 जड़ी बूटियां अमारा के ज्ञान में थीं, इसलिए उसने उन्हें आसानी से पहचान लिया। जैसे ही आखिरी जड़ी बूटी उसके हाथ से गायब हुई, उसके पैरों के नीचे चमकने वाली संरचना बिखर गई। जैसे ही संरचना गायब हुई, इवान ने एक बार फिर अपने सिर के अंदर वही आवाज सुनी जो उसने पहले सुनी थी। अपना परिणाम गिनते हुए, 9 सही, 1 गलत। तो ये गलत उत्तर था। ओह, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने सुना कि उसने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। जब वह सोच रहा था कि वह परीक्षण में पास हुआ या नहीं, तो उसने एक बार फिर अपने सिर के अंदर की आवाज सुनी, आपको दूसरे परीक्षण में टेलीपोर्ट कर रहा हूं। अचानक इवान के पैरों के नीचे एक और संरचना चमक उठी। संरचना को देखकर इवान ने तुरंत उन सभी छाया मरे हुओं को वापस बुलाया जिन्हें उसने कमरे के अंदर छोड़ा था। जिस क्षण सभी छाया मरे हुओं ने उसके छाया भंडारण में प्रवेश किया, वूश, संरचना चमक उठी और इवान पत्थर के कमरे से गायब हो गया। पिछली बार की तरह इवान ने एक बार फिर महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन बहुत अस्थिर था। जब टेलीपोर्टेशन समाप्त हुआ और उसके पैर जमीन पर पड़े तो इवान ने अपना सिर हिलाया और अपने होश में आने की कोशिश की। कुछ सेकंड के बाद जब वह आखिरकार अपने होश में आया तो उसने एक बार फिर अपने सिर के अंदर की आवाज सुनी, दूसरा परीक्षण पास करने के लिए निम्नलिखित जड़ी बूटियां एकत्र करें। इवान के सामने अचानक एक सूची प्रकट हुई। चूंकि वह पहले ही अपने होश में आ चुका था, उसने सूची को पकड़ा और देखा कि उस पर 5 जड़ी बूटियों के नाम थे। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय सावधान रहें, नहीं तो आप मर सकते हैं। आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में बोली और इवान ने चेतावनी सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक जंगल के सामने खड़ा था। अपने पीछे देखते हुए उसने एक सुनसान भूमि देखी जो जीवन से रहित थी, जो उसके आगे हरे जीवंत जंगल के बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है, यह स्पष्ट है कि मुझे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाना है, इवान ने एक सूखी आवाज में कहा जब उसने अपने पीछे सुनसान भूमि देखी और जंगल की ओर देखा। जंगल के पेड़ डार्क फॉरेस्ट के पेड़ों से छोटे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े थे कि ज्यादातर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अरे अमारा, तुम्हें क्या लगता है? इवान ने जंगल में प्रवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने का फैसला किया, इसलिए उसने अमारा को जड़ी बूटियों की सूची के बारे में बताया। हालांकि इससे पहले कि अमारा जवाब दे पाती, बूम, इवान ने जंगल के भीतर से एक तेज धमाकेदार आवाज सुनी, जिसके साथ सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगें फैल रही थीं। जंगल के अंदर कोई लड़ रहा है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे मत बताओ कि मुझसे पहले गुफा में घुसने वाले लोग भी यहाँ हैं। अध्याय 825। क्या आप अपने पिता को मारने जा रहे हैं? भाग 1। लानत है इस कष्टप्रद कमीने, वाल्टर ने धीमी आवाज में शाप दिया, क्योंकि वह आकाश में गहरी काली ऊर्जा से बनी एक ऊर्जा गेंद को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा था। काली ऊर्जा की गेंद उसके स्थान से गुजरी और आसमान में ऊपर की ओर बढ़ती रही। कुछ सेकंड के बाद एक जोरदार विस्फोट पूरे आकाश में गूंज उठा, क्योंकि ऊर्जा गेंद एक निश्चित ऊंचाई पर फट गई। शॉकवेव ने सभी बादलों को उड़ा दिया और विस्फोट द्वारा जारी काली ऊर्जा के कारण आकाश को काला कर दिया। वाल्टर ने खुद को शॉकवेव से बचाया और एक चील की तरह आकाश में आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी और उसके हाथों में एक रक्त रंग का लंबा धनुष दिखाई दिया। उसने धनुष के अंदर एक तीर लगाया और तीर गहरी सुनहरी लपटों के साथ जलने लगा। आसमान में अभी भी ऊपर की ओर बढ़ते हुए वाल्टर ने जमीन से उसका पीछा कर रहे 2 सिर वाले हेलहाउंड को देखा और उसकी आंखों में एक गन्ना भरी नजर चमक उठी। एक पल के लिए उसने हेलहाउंड के पीछे देखा और सब कुछ हिसाब लगाने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। ये काफी होना चाहिए। अचानक वाल्टर रुक गया और तटस्थ भाव से उसका पीछा कर रहे हेलहाउंड को देखा। जब हेलहाउंड ने वाल्टर को उड़ना बंद करते देखा तो उसने उलझन भरी नजर से देखा, लेकिन जल्द ही उसने कुछ सोचा और अपने पीछे देखा। हेलहाउंड कोई बेवकूफ राक्षस नहीं था, इसलिए उसे तुरंत समझ में आ गया कि वाल्टर ने क्यों उड़ना बंद कर दिया। वाल्टर के इरादे को समझने के बाद हेलहाउंड जल्दी से पलटा और वापस भागने लगा। जब वाल्टर ने देखा कि हेलहाउंड भागने की कोशिश कर रहा है तो उसने बस हंसी उड़ाई और पहले से निकाले गए धनुष को उस पर निशाना बनाया।
धनुष के अंदर का तीर सुनहरी आग से चमक रहा था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हेलहाउंड की ओर तीर चलाया। गोल्डन इन्फर्नल स्टॉर्म, वाल्टर ने कहा जैसे ही तीर तरकश से बाहर निकला और हेलहाउंड ने महसूस किया कि आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया है। उसी समय उसने देखा कि उसके आसपास के पेड़ और घास सुनहरे रंग में बदल गए हैं, जिससे उसके आसपास का जंगल सोने का जंगल लग रहा था। हेलहाउंड को पहले कभी नहीं हुई ऐसी तबाही का एहसास हुआ जब उसके आसपास का वातावरण सुनहरा हो गया, जिससे वह ऊपर देखने लगा कि क्या हो रहा है। और जैसे ही हेलहाउंड ने आसमान में ऊपर देखा, उसके मुंह से डर से भरी एक चीख निकली और उसके दोनों सिरों पर भयभीत भाव दिखाई दिए। किसी समय वाल्टर द्वारा चलाया गया तीर सुनहरी लपटों की सुनामी में बदल गया और पूरे आसमान को ढक लिया। जहां तक हेलहाउंड की आंखें देख सकती थीं, उसे केवल आसमान को ढकने वाली सुनहरी लपटों का पर्दा दिखाई दिया। पीक रैंक 2 राक्षस की चपलता का उपयोग करते हुए हेलहाउंड ने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरे आसमान को ढकने वाली सुनहरी लपटों के सामने ये पूरी तरह से बेकार था और जल्द ही हेलहाउंड आग की सुनामी में घिर गया। हेलहाउंड दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर सुनहरी लपटों में जलने लगा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके लपटों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर को जलाने वाली सुनहरी लौ काफी अजीब थी, क्योंकि लौ को बुझाने के लिए हेलहाउंड ने जो भी शक्ति का उपयोग किया था वह सब उसने खा ली। ऐसा लग रहा था जैसे कि लौ एक जानवर थी जो किसी भी चीज को खा सकती थी। सुनहरी लपटें सभी दिशाओं में फैलती रहीं और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया, जिससे जंगल सुनहरी लपटों के समुद्र में बदल गया। हेलहाउंड की डरावनी चीख कुछ मिनटों तक चली, फिर सब कुछ शांत हो गया और केवल लकड़ी के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। कितना परेशान करने वाला दुश्मन है, वाल्टर ने धीमी आवाज में कहा जब हेलहाउंड की मौजूदगी गायब हो गई और उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। जिस क्षण वाल्टर ने अपनी उंगलियां चटकाईं, सुनहरी लपटों का समुद्र गायब हो गया और पीछे जले हुए जंगल और झुलसी हुई काली जमीन रह गई। आग बुझाने के बाद उसने उस दिशा में देखा जिस ओर हेलहाउंड भाग रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब जब संरक्षक चला गया है तो मैं सूची में उल्लिखित दूसरी जड़ी बूटी एकत्र कर सकता हूं, वाल्टर ने बड़बड़ाया और वहां से उड़ गया। वाल्टर को जिस जड़ी बूटी को इकट्ठा करने की जरूरत थी उसका नाम नेदर ऑर्किड था। यह एक ऐसा पौधा था जिसे परिपक्व होने के लिए हेलहाउंड की बुरी ऊर्जा की जरूरत थी और हेलहाउंड की ऊर्जा के कारण पौधे का राक्षस के साथ गहरा संबंध है। यदि हेलहाउंड किसी खतरनाक स्थिति का सामना करता है तो वह नेदर ऑर्किड के साथ अपने संबंध का उपयोग करके अस्थायी रूप से शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से वह व्यावहारिक रूप से पूरे पौधे को नष्ट कर देगा। वाल्टर को यह सुनिश्चित करते हुए इस पौधे को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी कि हेलहाउंड इसे नष्ट न करे, इसलिए पिछले कुछ घंटों से उसने हेलहाउंड को ताना मारने के लिए कमजोर हमलों का इस्तेमाल किया और उसे अपने पीछे भागने के लिए मजबूर किया। नेदर ऑर्किड की शक्ति का उपयोग करने के लिए हेलहाउंड को उसके 1000 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। हेलहाउंड को ताना मारकर और उसकी असली शक्तियों को छिपाकर वाल्टर ने उसे नेदर ऑर्किड की सीमा से बाहर ले गया, और एक बार जब उसे यकीन हो गया कि हेलहाउंड अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता तो उसने अपने अद्वितीय कौशल और निम्न स्तरीय रैंक 3 धनुष का उपयोग करके उसे जलाकर मार डाला। अब मुझे बस 3 और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की जरूरत है, वाल्टर ने अपने चेहरे पर एक पागल नज़र के साथ कहा और अपनी मुट्ठी भींच ली। कोई बात नहीं, वह चीज़ अंत में मेरी होगी। जल्द ही वाल्टर उस जगह पर पहुंच गया जहां नेदर ऑर्किड उग रहा था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा और अपने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, लेकिन जल्द ही सदमे की जगह गहरा गुस्सा आ गया। रुको कमीने, उस चीज को छूने की हिम्मत मत करना, वाल्टर गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया और एक भूरे बालों वाले आलसी दिखने वाले आदमी की ओर बढ़ा जिसके हाथ में एक छोटा बैंगनी रंग का पौधा था। वाल्टर की गुस्से से भरी चीख सुनकर भूरे बालों वाले आदमी ने कोई भाव नहीं दिखाया और नेदर ऑर्किड के पौधे को जमीन पर गिरा दिया। अध्याय 826 क्या तुम अपने ही पिता को मारने जा रहे हो, भाग दो। पवित्र मादरचोद कुतिया गाय, इवान ने सुनहरे लपटों से ढके आसमान को देखते हुए एक पूरी तरह से गड़बड़ शाप दिया। भले ही वह घटनास्थल से कुछ 1000 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसे सुनहरी लौ से खतरे का एहसास हो रहा था, जैसे कि अगर वह उस लौ के अंदर फंस गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसे सुनहरी लौ से किसी तरह की प्रतिबंधात्मक ऊर्जा भी महसूस हो रही थी, और वह बता सकता था कि यह प्रतिबंधात्मक ऊर्जा अंतरिक्ष को प्रभावित कर रही थी, जिससे लोगों के लिए अंतरिक्ष तत्व संबंधी कौशल या कलाकृतियों का उपयोग करके बच निकलना मुश्किल हो रहा था। आखिर यह कमीना कौन है जो इतना शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल कर रहा है? इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और कार्नेज को उसके फोकस कौशल का उपयोग करने के लिए बाहर निकाला। कार्नेज के फोकस कौशल और अपने बाज की आंख के कौशल का उपयोग करते हुए उसने एक चांदी के बालों वाले एल्फ को देखा जिसके पास सुनहरी आंखें थीं और वह गहरे लाल रंग का धनुष पकड़े हुए आसमान में मंडरा रहा था। जब इवान ने एल्फ को देखा तो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे उसी तरह से चेतावनी दी जैसे उसने ब्लेज और वोइड स्कार को देखने के बाद महसूस किया था, जिसका मतलब है कि एल्फ निश्चित रूप से काफी शक्तिशाली था।
क्या मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए? एल्फ से खतरा महसूस करते हुए इवान ने खुद से पूछा कि वह कार्नेज का उपयोग करके वाल्टर को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन यह विचार उसके दिमाग से उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था, क्योंकि उसे 100% यकीन था कि वाल्टर इस तरह के हमले से नहीं मरेगा। उसने पहले जिन पिशाचों को मारा था उनसे अलग, वह बता सकता था कि उसके सामने एल्फ खास था। वह सामान्य पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर से कहीं अधिक शक्तिशाली था, और अगर वह उसका सामना करना चाहता था तो उसे अपने सभी कौशल और प्राधिकरणों का उपयोग करना होगा। यह इसके लिए समय नहीं है, इवान ने एक पल के बाद कहा और उस राक्षस को देखा जो आग की लपटों में जल रहा था। एक नरक का कुत्ता हो, इवान ने तटस्थ स्वर में कहा, क्योंकि वह 2 सिर वाले कुत्ते को देख रहा था जो सुनहरी लपटों में जल रहा था। मास्टर, क्या आपने अभी हेल हाउंड कहा? अचानक इवान ने अमारा की उत्साहित आवाज सुनी। हाँ, क्या कोई समस्या है? उसने पूछा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह नरक के कुत्ते के बारे में सुनकर क्यों उत्साहित थी। मास्टर, आपको जो सूची मिली है उसमें नेदर ऑर्किड नामक एक जड़ी बूटी है और हेल हाउंड का उस जड़ी बूटी से गहरा संबंध है, अमारा ने कहा और उसे हेल हाउंड और नेदर ऑर्किड के बीच के संबंध के बारे में समझाया। जब अमारा ने समझाना समाप्त किया तो इवान की आंखों में समझ की चमक आ गई और वह आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा था। वह एल्फ बास्टर्ड भी नेदर ऑर्किड के पीछे है, इवान ने ठंडी आवाज में कहा और उस दिशा में देखने के लिए फोकस और हॉक की आंख के कौशल का उपयोग किया जिस दिशा में हेलहाउंड सुनहरी लौ से बचने के लिए भाग रहा था। फोकस और हॉक की आंख के कौशल के संयोजन के माध्यम से उसने जल्द ही हल्के बैंगनी पत्तियों वाला एक छोटा सा बोनसाई आकार का पौधा देखा। इसे पा लिया। इवान के होंठ ऊपर की ओर उठे जब उसने पौधा देखा, और किसी भी अच्छे दिल वाले जिम्मेदार कमीने की तरह उसने तुरंत इसे चुराने का फैसला किया। लेकिन यह मेरे लिए खतरनाक होगा अगर वह सिल्वर हेड मुझे उसका पौधा चुराते हुए पाले और वही हुनर मुझ पर भी आजमाता है, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, सुनहरी लौ की जगह की कमी के बारे में चिंतित। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठीं। हा, ये दिलचस्प होगा, उसने अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ कहा और सुनहरी लौ के समुद्र की दिशा में देखा। कुछ मिनट बाद इवान नेदर ऑर्किड के सामने पहुंचा। मास्टर, इसे इसकी जड़ों के साथ इकट्ठा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह अपनी अधिकांश शक्ति खो देगा। एवन ने अमारा की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और सावधानी से पौधे को खोदने की कोशिश की। चूंकि हेलहाउंड पहले से ही मर चुका था, इवान ने इसे आसानी से खोदकर निकाल लिया। जिस क्षण इवान ने पौधे को खोदा, रुको कमीने, उस चीज को छूने की हिम्मत मत करना। उसने गुस्से से भरी आवाज सुनी और वाल्टर को आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर भागते देखा। लेकिन मैंने इसे पहले ही छू लिया है, इवान ने मासूम आवाज में कहा, वाल्टर के गुस्से भरे भाव की परवाह किए बिना, और उसे जमीन पर गिरा दिया। जिस क्षण इवान ने पौधा गिराया, उसकी परछाई हिली और किसी जानवर के मुंह की तरह उसने पौधे को निगल लिया। इसे वापस दे दो। जिस क्षण पौधे को उसकी परछाई ने निगल लिया, वाल्टर उसके सामने प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पकड़ ली। जब वाल्टर ने अपनी गर्दन पकड़ी तो इवान ने कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और थप्पड़ की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। मुझे छोड़ दो, तुम कूड़े के टुकड़े हो, तुम अपने पिता से इस तरह बात नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी अगर उसने तुम्हें मुझसे इस तरह बात करते हुए देखा? इवान ने बुजुर्ग लहजे में कहा, जैसे कि वह अपने बच्चे से बात कर रहा हो। वाह, तुम मादरचोद! वाल्टर के हाथ से गहरी सुनहरी लपटें फूट पड़ीं और इवान के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। साले, रुक जा, क्या तू अपने ही बाप को मार डालेगा? क्या तुम अपनी माँ को विधवा बनाना चाहते हो? ऊश! इवान की बात सुनकर वाल्टर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और लपटों की शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ गई। इवान दर्द से चिल्लाया और 1 सेकंड से भी कम समय में उसका पूरा शरीर अस्तित्व से गायब हो गया। वाल्टर ने उस जगह को देखा जहां इवान बर्फ की तरह ठंडा था और एक गहरी सांस ली। लेकिन कुछ सेकंड के बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है, तो उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। भाड़ में जाओ, उसने अपने चेहरे पर घबराहट भरी नज़र के साथ कसम खाए और अपने चारों ओर देखा। मैं उससे नेदर ऑर्किड वापस लेना भूल गया। उसे याद आया कि कैसे भूरे बालों वाले कमीने ने ऑर्किड को उसकी छाया में डाल दिया था, और जब उसने इसके बारे में गहराई से सोचा तो उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। मैंने उसे पहले ही मार दिया है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसे वापस नहीं पा सकता? उसने घबराई हुई आवाज में कहा और दूसरे परीक्षण के बारे में सोचा। अगर मैं उसे वापस नहीं लेता सभी 5 जड़ी बूटियां एकत्र करने के बाद, मैं परीक्षण पूरा नहीं कर पाऊंगा, और परीक्षण पूरा किए बिना मैं वह चीज प्राप्त नहीं कर सकता। वाल्टर के स्थान से कुछ 1000 किलोमीटर दूर इवान ने अपनी आंखें खोली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अरे, यह मेरा क्लोन था जो जल गया था, लेकिन मैं अभी भी उस सुनहरी लौ की शक्ति को महसूस कर सकता था।
इवान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जल्द ही उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए क्योंकि उसने अपने छाया भंडारण के अंदर नेदर ऑर्किड को देखा। मैंने उन 5 जड़ी बूटियों में से एक एकत्र की जिन्हें मुझे इकट्ठा करने की जरूरत थी, और साथ ही मैंने उस चांदी के सिर को यह विश्वास दिलाया कि मैं पहले ही मर चुका हूं ताकि वह मेरे पीछे आने के बारे में न सोचे। इवान ने खुद से कहा और सूची में अन्य जड़ी बूटियों को देखा। अब मुझे उस आदमी द्वारा पकड़े जाने से पहले बस 4 और जड़ी बूटियां एकत्र करने की जरूरत है और यह खत्म हो जाएगा, उसने खुद से कहा और वहां से उड़ गया। अध्याय 827 ये लोग क्या हैं? भाग 1। एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर आग से घिरा हुआ एक चील जैसा पक्षी गहरी नींद में सो रहा था। चील के चारों ओर की आभा एक रैंक 2 मध्य स्तर के राक्षस की थी और ये लगभग 50 मीटर लंबा था। चील के ठीक बगल में एक छोटा नारंगी रंग का फूल खिल रहा था जो तीव्र गर्मी छोड़ रहा था। अचानक चील को कुछ महसूस हुआ, उसकी आंखें खुल गईं और वह उड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह उड़ पाता, वूश, एक छोटी गहरी नीली गोली हवा को चीरती हुई उसके सिर में जा लगी। जिस क्षण गोली उसके सिर में घुसी, चील को लगा कि उसके अंदरूनी हिस्से जम गए हैं और उसके लिए अपना शरीर हिलाना असंभव हो गया। चील ने अपना मुंह खोला और दर्द और भय से चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह स्विश, उसके सिर से बर्फीली ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और चील का पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया। जिस क्षण चील का शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल गया, ब्राउन पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके मूर्ति पर मुक्का मारा। बुलबियर का विशाल पंजा कठोर बर्फ से टकराया और चील की बर्फ की मूर्ति चकनाचूर हो गई, पीछे कुछ भी नहीं बचा। जब चील अस्तित्व से गायब हो गई तो ब्राउन ने छोटे नारंगी रंग के फूल को देखा और उसकी ओर चल पड़ा। भगवान का शुक्र है कि मैंने कार्नेज को सफलतापूर्वक विकसित किया और एलिमेंटल बुलेट स्किल प्राप्त की, अन्यथा इन सभी चीजों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता। इवान ने थकी हुई आवाज में बड़बड़ाया क्योंकि एलिसिया ने उसके हाथों को ठीक किया, जो कार्नेज के पीछे हटने के कारण एक बार फिर बुरी तरह घायल हो गए थे। इवान को वाल्टर से नेदर ऑर्किड चुराए हुए लगभग 1.5 दिन हो चुके हैं और इन 1.5 दिनों के दौरान उसने 2 और जड़ी बूटियां एकत्र की जिनकी उसे ट्रायल पूरा करने के लिए जरूरत थी। उसे जो भी जड़ी बूटियां एकत्र करने की जरूरत थी वे काफी खास थीं और उन्हें इकट्ठा करना बेहद मुश्किल था। उदाहरण के लिए, जिस फूल की चील रखवाली कर रही थी उसे एम्ब्रोसिया फूल कहते हैं। ये फूल मुख्य रूप से रैंक 3 पोषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो अग्नि तत्व से संबंधित रक्त रेखाओं को बढ़ा सकता है। लेकिन फूल की रखवाली कर रहे चील से निपटना बहुत मुश्किल था। अगर चील को किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता या किसी से खतरा महसूस होता तो वह तुरंत खुद को नष्ट कर लेता और फूल को अपने साथ परलोक में ले जाता। अगर इवान फूल इकट्ठा करना चाहता था तो उसे एक ही चाल में चील को मारना था ताकि उसे खुद को नष्ट करने का मौका न मिले। इवान के पास चील को एक ही चाल में खत्म करने का एकमात्र तरीका था या तो बड़ी संख्या में आत्माओं की बलि देकर कार्नेज का उपयोग करना या शैडो पोजेशन के साथ अपने डेथ गार्जियन अधिकार का उपयोग करना, और बिना एक सेकंड के लिए सोचे उसने पहला विकल्प चुना। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय इवान का सामना करने वाले सभी राक्षस मध्य स्तर रैंक 2 पर थे, इसलिए अपने शैडो मरे की मदद से भी उसके लिए सूचीबद्ध जड़ी बूटियां इकट्ठा करना आसान नहीं था। जब एलिसिया उसे ठीक कर रही थी, ब्राउन उसके पास एम्ब्रोसिया फूल लेकर आया। इवान ने ब्राउन द्वारा लाए गए छोटे नारंगी फूल को देखा और हल्के से मुस्कुराया। अब मुझे बस एक और जड़ी बूटी इकट्ठा करने की जरूरत है और ये परीक्षण खत्म हो जाएगा, उसने खुद से कहा और फूल को अपने छाया भंडारण के अंदर रख दिया। बस कुछ ही मिनटों में एलिसिया ने उसकी सभी चोटों को ठीक कर दिया और इवान को अपनी चरम स्थिति में वापस लौटने के लिए बस अपने विश्वसार और आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। टीम ब्लैक से मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार मुझसे पहले कुल 9 लोग गुफा में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उस योगिनी के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। इवान ने दूर की ओर देखते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। वर्तमान में वह उस स्थान से काफी दूर था जहां उसने वाल्टर को देखा था। वाल्टर को देखने के बाद उसने ईमानदारी से सोचा कि वह अन्य लोगों से भी मिल जाएगा, लेकिन जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में बिताए 1.5 दिनों के दौरान उसे कोई और नहीं मिला। शायद उस योगिनी और मेरे अलावा कोई भी पहले दौर में पास नहीं हुआ, इवान ने कुछ मिनट सोचने के बाद कहा और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने छाया इंद्रियों का उपयोग किया और अपनी दृष्टि को एक छाया मरे हुए व्यक्ति से जोड़ा। छाया मरे हुए व्यक्ति की आंखों से उसने वाल्टर को एक विशाल सांप से लड़ते हुए देखा। तो यह आदमी अभी भी परीक्षण पूरा करने की कोशिश कर रहा है न? इवान ने कहा जब उसने सांप के पीछे एक चमकता हुआ हरा पौधा देखा। उसे नहीं पता था कि सांप जिस पौधे की रखवाली कर रहा था वह क्या था, क्योंकि वह चीज उसकी सूची में नहीं थी। तो मेरा अनुमान सही था, हम दोनों अलग अलग जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं। इवान ने वाल्टर को कुछ सेकंड तक देखने के बाद सोचा। शुरू में उसने सोचा कि वह और वाल्टर दोनों एक ही जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे हैं, खासकर तब जब वाल्टर नेदर ऑर्किड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था।
उसे इकट्ठा करने के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां चाहिए थीं, उन्हें बढ़ने के लिए खास माहौल की ज़रूरत थी। उदाहरण के लिए एम्ब्रोसिया फूल केवल पहाड़ों जैसी ऊंची जगहों पर ही उगता है। इसलिए अगर वाल्टर को एम्ब्रोसिया फूल इकट्ठा करना था तो उसे जंगल के पहाड़ी इलाके में आना होगा जहां इवान वर्तमान में था। हालांकि इवान अपनी छाया मरे के माध्यम से वाल्टर पर नजर रख रहा था और उसने देखा कि वाल्टर वास्तव में पहाड़ी क्षेत्र की विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा था। यह अच्छा है कि हम अलग अलग चीजें इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि इस तरह मुझे उससे निपटना नहीं पड़ेगा, इवान ने टिप्पणी की और छाया इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। फिर उसने सूची को देखा और जब उसने आखिरी जड़ी बूटी का नाम देखा जिसे उसे इकट्ठा करना था तो उसने आह भरी। अमारा, हमें जिस फ्रॉस्ट वाइन को इकट्ठा करना है वह जल स्रोतों के पास उगती है न? हाँ मास्टर, अमरा ने पुष्टि की। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे पास उस कष्टप्रद आदमी का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और शैडो विंग्स का उपयोग करके नीले आकाश में उड़ गया। लगभग 2 घंटे बाद इवान अभी भी उड़ रहा था जब उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने जमीन की ओर देखा। जैसे ही उसने जमीन की ओर देखा, एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी और एक शुरुआती स्तर का रैंक 2 का भारी भरकम दिखने वाला आदमी वहां दिखाई दिया। कौन है? इवान उस आदमी के अचानक प्रकट होने से स्तब्ध रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, धमाका! उस आदमी के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह तुरंत इवान के सामने एक भूत की तरह प्रकट हुआ जो आसमान में ऊंचा था। अध्याय 828 ये लोग क्या हैं? भाग 2। भाड़ में जाओ, इवान ने शाप दिया जब उस भारी भरकम आदमी ने अचानक उस पर हमला किया। जिस गति से वह भारी भरकम आदमी उसके सामने आया वह इतनी तेज थी कि इवान को लगा कि जैसे उस आदमी ने उसके सामने आने के लिए टेलीपोर्टेशन कौशल का इस्तेमाल किया हो। खतरे को महसूस करते हुए इवान ने अवचेतन रूप से टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल को सक्रिय कर दिया और समय की उसकी धारणा धीमी हो गई। धीमी गति में उसने देखा कि आदमी की मुट्ठी उसके चेहरे की ओर आ रही है और उसे तुरंत एक बात समझ में आ गई। मैं इसे चकमा नहीं दे सकता। हालांकि उसका दिमाग मुट्ठी को अपने चेहरे की ओर आते हुए देख सकता था, लेकिन उसका शरीर हमले से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि अगर यह मेरे चेहरे पर लगी तो मैं मर जाऊंगा। भारी भरकम आदमी की मुट्ठी के पीछे इतनी ताकत थी कि इवान को यकीन था कि इस हमले को सामने से झेलने पर उसका सिर तरबूज की तरह फट जाएगा। वह खुद को बचाने के लिए टाइटैनिक रेजिलियंस कौशल का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन था कि कौशल के प्रभावी होने से पहले उसका सिर तरबूज की तरह फट जाएगा। अंत में उसने उस स्थिति में अपने दिमाग के हिसाब से सबसे अच्छा तरीका चुना। ये बहुत दर्दनाक होगा, इवान ने मन ही मन कहा और अपने दांत पीस लिए। ये सभी विचार आधे सेकंड से भी कम समय में उसके दिमाग से गुजर गए और उसे हल्का सिरदर्द भी होने लगा क्योंकि उसका दिमाग सभी सूचनाओं को कितनी तेजी से संसाधित कर रहा था। टेम्पोरल वेलोसिटी द्वारा लाई गई चपलता में 30% की वृद्धि का उपयोग करते हुए इवान ने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और उस आदमी की मुट्ठी उसके चेहरे के बजाय उसके दाहिने कंधे पर आ गिरी। जिस क्षण उस आदमी की मुट्ठी उसके कंधे से टकराई, इवान की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और दर्द में चिल्लाने से इनकार कर दिया। हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ और इवान पीछे की ओर उड़ गया, जिससे खून की धार निकल गई। लानत है, इस कमीने को, इवान ने दर्दनाक आवाज में शाप दिया क्योंकि उसने देखा कि मुक्का मारने की शक्ति के कारण उसका पूरा दाहिना कंधा, जिसमें उसका हाथ भी शामिल था, खून की धुंध में बदल गया था। तोप के गोले की तरह वह जंगल के बीच में जा गिरा और 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पेड़ों को उड़ा दिया। तारांकन खांसी, इवान ने खांसते हुए खून निकाला जिसमें उसके आंतरिक अंग भी शामिल थे और जमीन पर गिरने के भयानक प्रभाव के कारण उसका सिर घूम रहा था। इससे पहले कि इवान जमीन पर गिरने के बाद अपने होश में आ पाता, उसकी सारी प्रवृत्तियां पहले कभी नहीं देखी गई तरह से दहाड़ उठीं और आसन विनाश की भावना ने उसे घेर लिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करके अपनी सारी चोटों को एक छाया मरे हुए व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया। जिस क्षण इवान डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करके अपनी चरम स्थिति में लौटा और अपने होश में आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने देखा कि एक भारी भरकम आदमी आसमान से उल्कापिंड की तरह उसकी ओर आ रहा है। यह मादरचोद! इवान ने अपनी चपलता का उपयोग अपनी सीमा तक किया और गिरने के बाद वह जिस जगह पर लेटा था वहां से तुरंत गायब हो गया। जिस क्षण इवान गायब हुआ, जब वह भारी भरकम आदमी उस स्थान पर उतरा जहां इवान कुछ क्षण पहले था, तो एक गगनभेदी धमाका हुआ। शक्तिशाली शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। पेड़ उखड़ गए और टहनियों की तरह बिखर गए। शॉकवेव के रास्ते में आने वाले सभी पत्थर धूल में बदल गए और जमीन भी भारी दबाव के कारण उखड़ गई और टूट गई। आसपास का परिदृश्य सर्वनाशकारी अराजकता के दृश्य में बदल गया क्योंकि 20 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया। ये किस तरह की बकवास ताकत है? इवान ने शॉकवेव से खुद को बचाते हुए चौंकते हुए चिल्लाया। जब शॉकवेव कम हुई तो इवान ने उस भारी भरकम आदमी को लगभग 2 किलोमीटर चौड़े और 100 मीटर गहरे एक विशाल गड्ढे के बीच में खड़ा देखा।
भले ही वह उस आदमी से काफी दूरी पर था, लेकिन इवान उसके शरीर से गहरी शत्रुता की आभा महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि वह उन लोगों में से एक है जो मुझसे पहले गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। ये पहली बार था जब इवान ने उस आदमी को ठीक से देखा और उसने तुरंत उसे पहचान लिया कि वह उन लोगों में से एक है जो उससे पहले गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन वह मुझे देखते ही मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? इवान थोड़ा उलझन में था क्योंकि वह आदमी उसके प्रति इतनी दुश्मनी दिखा रहा था मानो उसने उसके पूरे परिवार को मार डाला हो। अचानक वह आदमी पलटा और इवान की तरफ देखने लगा। जब इवान ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो आंखें, इवान ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि उसने देखा कि आदमी की आंखें पूरी तरह से लाल थीं मानो वह पागलों की तरह। पिछली बार मुझे चौंका दिया, लेकिन इवान ने कहा और बगल में कदम रखकर उस आदमी के हमले को चकमा दिया। दहाड़, क्रोध से भरी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। इवान की छाया से दो पंजे निकले और उस आदमी के पैर पकड़ लिए। तुम मुझ पर एक और वार करने के बारे में भूल सकते हो। इवान का हाथ नीली रोशनी से चमक उठा क्योंकि उसने पावर ऑरा का उपयोग करके उस आदमी को मुक्का मारा। क्योंकि ब्राउन ने उस आदमी के पैर पकड़ रखे थे, इसलिए वह आदमी इवान के हमले से बच नहीं सका या उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी और आदमी अपनी नाक तोड़कर पीछे की ओर उड़ गया। जब वह आदमी अभी भी हवा में था, इवान उसके ऊपर दिखाई दिया और उसकी छाती पर जोर से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। एक धमाकेदार आवाज के साथ वह आदमी जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकल आया। लेकिन इवान ने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर किसी भी तरह का दर्दनाक भाव नहीं था, जैसे कि उसे दर्द महसूस ही न हो। इस आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है, इवान ने संकुचित आंखों से सोचा और वह फिर से हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह वूश, एक और सफेद रोशनी चमकी और अचानक एक शुरुआती स्तर रैंक 2 एल्फ जिसकी आंखें उस भारी आदमी की तरह ही गहरी लाल थीं, इवान के सामने प्रकट हुई। अध्याय 829 दिव्य ज्वाला भाग 1। जब इवान अपने हमलों को जारी रखने वाला था तो एक सफेद रोशनी चमकी और अचानक एक शुरुआती स्तर का रैंक 2 एल्फ उसके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें उस भारी आदमी की तरह ही गहरी लाल थीं। वहां प्रकट होने के बाद एल्फ ने अपनी रक्त लाल आंखों से इवान को जल्दी से देखा और अपने हाथ से उस पर वार किया। जब एल्फ अचानक उसके सामने आया तो इवान पहले से ही सतर्क था, इसलिए जिस क्षण एल्फ ने उस पर वार किया वह तुरंत पीछे हट गया। जिस क्षण इवान पीछे हटा, एल्फ के हाथ से पानी से बना एक तेज ब्लेड निकला जो बमुश्किल इवान को छूता हुआ निकल गया। अगर वह समय रहते पीछे नहीं कूदता तो उसका सिर कट जाता। ये सभी लाल आंखों वाले कमीने मेरे सिर पर निशाना क्यों साध रहे हैं? इवान ने मन ही मन कोसा जब उसे एहसास हुआ कि भारी आदमी की तरह एल्फ भी उसके सिर पर निशाना साध रहा था। पीछे हटने के बाद इवान ने तुरंत योगिनी पर हमला नहीं किया और उसे ध्यान से देखा। करीब से देखने पर उसने देखा कि योगिनी ने जो कपड़े पहने थे वे फटे हुए थे, जैसे कि उसने कुछ समय पहले ही किसी से लड़ाई की हो। उस भारी भरकम आदमी की तरह उसकी लाल आंखें पूरी तरह से खाली थीं। वह महसूस कर सकता था कि वे दोनों अभी भी जीवित थे क्योंकि उनके चारों ओर अभी भी एक जीवन आभा थी, लेकिन ये जीवन आभा बहुत अजीब थी, जैसे कि यह किसी चीज से प्रभावित हो रही हो। जब इवान योगिनी को देख रहा था तो योगिनी ने उस भारी भरकम आदमी पर नजर डाली जो पहले ही जमीन से उठ खड़ा हुआ था। भारी भरकम आदमी का खून से लथपथ चेहरा देखकर योगिनी के हाथ से पानी की एक हल्की धारा निकली और उस आदमी के शरीर को अपने में समाहित कर लिया। पानी में समा जाने पर भारी भरकम आदमी की टूटी हुई नाक ठीक होने लगी और जल्द ही वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इवान ने योगिनी को रोके बिना सब कुछ देखा क्योंकि उसका ध्यान किसी चीज की ओर आकर्षित था। भले ही वे दोनों साथ काम कर रहे हों, लेकिन वे किसी भी तरह की भावनाएं नहीं दिखा रहे हैं, जैसे कि उन्हें किसी कठपुतली की तरह नियंत्रित किया जा रहा हो। जब वह भारी भरकम आदमी पूरी तरह से ठीक हो गया तो पहले की तरह ही उसने एक बार फिर इवान की ओर बिना देखे ही हमला कर दिया, जिसने उसे ठीक किया था। भारी भरकम आदमी को फिर से अपनी ओर आते देख इवान ने अपने पंख फड़फड़ाए और नीले आसमान में उड़ गया। उसी समय उसकी परछाई हिलने लगी। ब्राउन, उसने हल्की आवाज में पुकारा और दहाड़, एक तेज दहाड़ के साथ बुलबियर अपनी छाया के भंडार से बाहर आया और भारी भरकम आदमी का सामना किया। बुलबियर की तरह भारी भरकम आदमी भी 3 मीटर लंबा था, इसलिए जब वे दोनों आपस में भिड़े, एक जोरदार विस्फोट ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और जमीन धंस गई। आकाश से इवान ने योगिनी की ओर देखा और पाया कि योगिनी उसे खोखली आंखों से देख रही थी। ब्राउन और भारी भरकम आदमी के बीच की लड़ाई को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। अगले कुछ मिनटों तक इवान ने कुछ नहीं किया और सिर्फ ब्राउन और उस भारी भरकम आदमी के बीच लड़ाई को देखा। बेशक वह एल्फ के बारे में नहीं भूला था और उस पर नजर रख रहा था, ताकि अगर वह कुछ करने का फैसला करे तो वह उसे पकड़ सके। यह अजीब है। कुछ मिनटों तक लड़ाई को देखने के बाद इवान ने संकुचित आंखों से खुद से कहा, क्योंकि उसने देखा कि भारी भरकम आदमी का पूरा शरीर एक अस्थिर धुंधली लाल रोशनी से चमक रहा था।
इवान को ये स्पष्ट था कि भारी भरकम आदमी एक कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौशल ठीक से काम नहीं कर रहा था और भारी भरकम आदमी के चारों ओर का आभामंडल और भी अस्थिर होता जा रहा था। किसी कारण से इस आदमी के कौशल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके लड़ रहा है। इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और एल्फ की ओर देखा जो अभी भी बिना कुछ किए उसे देख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी कारण से अपने कौशल का ठीक से उपयोग नहीं कर सकते? इवान ने खुद से पूछा और एल्फ को देखते हुए जो कुछ भी नहीं कर रहा था उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। लड़ाई के कारण भारी भरकम आदमी के शरीर पर कई चोटें लगी हुई थीं। हालांकि वह ब्राउन से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन लड़ाई के दौरान घायल होने से बचना उसके लिए असंभव था। लेकिन भारी भरकम आदमी को लगी चोटों के बावजूद एल्फ उसे ठीक नहीं कर रहा था। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से खुद से पूछा। ये समझ नहीं पा रहा था कि एल्फ पहले की तरह आदमी को ठीक क्यों नहीं कर रहा है। कौशल समस्या के अलावा इवान ने एक और बात नोटिस की। हालांकि यह भारी भरकम आदमी शुरुआती स्तर का रैंक 2 को रिवॉल्वर है, लेकिन उसने एक बार भी अपने जोन का इस्तेमाल नहीं किया। इवान ने ब्राउन से सामान्य रूप से लड़ने के लिए कहा था क्योंकि वह भारी भरकम आदमी और एल्फ के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। यही वजह है कि बुलबियर ने अपने जोन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन किसी कारण से भारी भरकम आदमी ने भी अपने जोन का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने जोन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ब्राउन उससे कमजोर है, या क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता? इवान ने संकुचित आंखों से बड़बड़ाया और अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके ब्राउन को एक संदेश भेजा। जिस क्षण इवान ने संदेश भेजा, ब्राउन ने उस भारी भरकम आदमी पर हमला करना बंद कर दिया और अगले ही पल वूश उसने अपना जोन सक्रिय कर दिया। जिस क्षण ब्राउन ने अपना जोन इस्तेमाल किया, आसपास का क्षेत्र बदल गया। भूरी पृथ्वी ऊर्जा से भरी एक भ्रामक दुनिया की धुंधली रूपरेखा ने 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। पृथ्वी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में प्रवाहित हुई, अपने साथ एक दुर्जय बल लेकर। जोन के दबाव में भारी भरकम आदमी का शरीर अकड़ गया और उसने अपने खुद के जोन का उपयोग करने के बजाय ब्राउन के जोन पर काबू पाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने सोचा था, वह किसी कारण से अपने जोन का उपयोग नहीं कर सकता, इवान ने निश्चितता से भरी आवाज में कहा जब उसने देखा कि भारी भरकम आदमी ब्राउन के जोन का मुकाबला करने के लिए अपने जोन का उपयोग नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या हुआ, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि रैंक 2 इवॉल्वर्स को चलती कठपुतलियों में बदलना जो अपनी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकते, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ जोर से सोचा और उस भारी आदमी को देखा जो ब्राउन के जोन के कारण संघर्ष कर रहा था। ब्राउन, उसे मार डालो। अब जब उसके पास पहले से ही भारी आदमी के बारे में बुनियादी जानकारी थी, तो वह उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ब्राउन को उसे मारने का आदेश दिया। इवान का आदेश सुनकर ब्राउन की बैंगनी आंखें क्रूर प्रकाश से चमक उठीं और अपने जोन की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने सैकड़ों तीखे पृथ्वी भाले बनाए जो भारी आदमी के ऊपर घूम रहे थे। अपने पंजे की एक लहर के साथ ब्राउन द्वारा बनाए गए सैकड़ों भाले मिसाइलों की तरह आदमी की ओर गिरने लगे। इवान ने बिना किसी भाव भंगिमा के सब कुछ देखा क्योंकि उसे यकीन था कि भारी आदमी इतने सारे भालों के सामने जीवित नहीं रह पाएगा, खासकर तब जब वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता था। लेकिन जिस क्षण सभी भाले उस भारी भरकम आदमी पर लगने वाले थे, वूश, आदमी के सामने एक सफेद रोशनी चमकी और एक भयानक आभा जिसने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया, जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। इवान उस भयानक आभा को महसूस करके दंग रह गया और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने एक धमाकेदार आवाज सुनी और ब्राउन से उसका संपर्क टूट गया। अध्याय 830 दिव्य ज्वाला भाग 2। अब मुझे क्या करना चाहिए? वाल्टर ने अपने चेहरे पर उदास भाव के साथ पूछा, क्योंकि उसने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर एक चमकता हुआ हरा पौधा रखा हुआ था। मैंने परीक्षण पूरा करने के लिए आवश्यक 5 जड़ी बूटियों में से 4 एकत्र कर ली हैं, लेकिन आखिरी चीज जो मुझे एकत्र करने की जरूरत है। वाल्टर ने बुदबुदाया और भूरे बालों वाले आलसी दिखने वाले कमीने के घृणित चेहरे के बारे में सोचा। दूसरा परीक्षण पूरा करने के लिए उसे केवल नेदर ऑर्किड प्राप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था क्योंकि उसने पहले ही उस व्यक्ति को मार दिया था जिसने इसे उससे चुराया था और अब वह इस बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि उसने पौधे को कहाँ रखा था। मैं एक और नेदर ऑर्किड की तलाश करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जंगल में कोई और नर खाउंड होगा, वाल्टर ने आह भरते हुए कहा क्योंकि वह जानता था कि नेदर ऑर्किड को परिपक्व होने के लिए नर खाउंड की बुरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और नर खाउंड बहुत दुर्लभ राक्षस होते हैं। मुझे नेदर ऑर्किड पर हाथ रखने से पहले उस कमीने को नहीं मारना चाहिए था, वाल्टर ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए निराशा में कहा। जैसे ही वह उदास हो रहा था, वाल्टर को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने दूर की ओर देखा। यह आभा, वह जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह मोमोन है?
वाल्टर अपने एल्फ अधीनस्थों और दिग्गजों के साथ गुफा में प्रवेश कर चुका था। एक बार जब वह प्रवेश द्वार से गुजरा तो उसने पाया कि प्रवेश द्वार एक टेलीपोर्टेशन गेट था और वह एक छोटे से पत्थर के कमरे के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। उसने गुफा में उसके साथ प्रवेश करने वाले अन्य लोगों की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उनसे संपर्क नहीं कर सकता। कुछ मिनटों के बाद जब उसे पता चला कि उसे किस तरह के कमरे में टेलीपोर्ट किया गया था, तो उसे आसानी से एहसास हुआ कि उसके साथ गुफा में प्रवेश करने वाले अन्य लोग भी अलग अलग पत्थर के कमरों में पहला परीक्षण कर रहे थे। वाल्टर एक कीमियागर नहीं था, लेकिन जड़ी बूटियों और अन्य चीज़ों के बारे में उसका ज्ञान काफ़ी अधिक था, इसलिए पहले परीक्षण के दौरान उसने 10 में से 7 जड़ी बूटियों को सही ढंग से पहचाना और परीक्षण पास कर लिया। दरअसल गुफा में प्रवेश करने से पहले ही वाल्टर और मोमोन को पहले से ही पता था कि गुफा किस तरह की जगह है। यूटोपिया के अधिकांश लोग जो प्राचीन के मकबरे के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, वे जानते हैं कि इस गुप्त क्षेत्र को बनाने के लिए किसी ने इसके अंदर कई रैंक 5 और रैंक 6 कोर रिवॉल्वर्स को मार डाला था और उनके कानून की मुहर को इसके साथ मिला दिया था। हालांकि बहुत कुछ नहीं, यूटोपिया के अधिकांश शीर्ष गुटों को इस गुप्त क्षेत्र को बनाने के लिए मारे गए लोगों के बारे में कुछ जानकारी है। प्राचीन के मकबरे के निर्माण के दौरान मारे गए लोगों में ऑक्टेवियस नाम का एक व्यक्ति था। ऑक्टेवियस एक पीक रैंक 5 कोर रिवॉल्वर था और साथ ही एक रैंक 5 कीमियागर भी था। प्राचीन का मकबरा कुछ हजार सालों से यूटोपिया में मौजूद है और यह हर 10 साल में खुलता है। तार्किक रूप से कहें तो लोगों के पास पहले से ही मकबरे का विस्तृत नक्शा होना चाहिए और इसके अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में पता होना चाहिए, है न? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। प्राचीन का मकबरा एक सामान्य गुप्त क्षेत्र नहीं है। हर बार जब ये खुलता है तो क्षेत्र का भूभाग बदल जाता है। उदाहरण के लिए, मकबरे में प्रवेश करने के बाद इवान जिस समतल मैदान में दिखाई दिया वह तीसरी परत में था, लेकिन अगली बार जब मकबरा खुलेगा तो ये पूरी तरह से संभव है कि समतल मैदान दूसरी या पहली परत के अंदर दिखाई दे। बेशक इलाके में बदलाव के अनुसार कठिनाई का स्तर और उसके अंदर मौजूद खजाने भी बढ़ेंगे। अगर समतल मैदान अपनी स्थिति को दूसरी परत में बदल देता है तो खजाने का स्तर और उसके अंदर मौजूद राक्षस उसी हिसाब से बढ़ेंगे। विषय पर लौटते हुए, चूंकि प्राचीन का मकबरा हजारों सालों से यूटोपिया में मौजूद है और कई लोग पहले ही इसमें प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए शीर्ष गुटों के लिए मकबरे के बारे में बहुत गहरी जानकारी होना सामान्य बात है। दिग्गजों और कल्पित बौनों के पास जो जानकारी है वह उस गुफा के बारे में है जिसका उन्होंने सामना किया। प्रवेश करने से पहले ही वाल्टर और मोमन को पता था कि गुफा ऑक्टेवियस से संबंधित थी, जो रैंक 5 का कीमियागर था। इसलिए अपने दिल की गहराई में उन्होंने कीमिया से संबंधित कुछ चीज़ों का सामना करने की उम्मीद की थी। हालांकि वे गुफा में इसलिए नहीं गए क्योंकि ऑक्टेवियस की कीमिया का ज्ञान था। उन्हें कीमिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे गुफा में इसलिए गए क्योंकि गुफा से आभा निकल रही थी और उन दोनों को इस आभा के बारे में एक अनुमान था जो 1 लाख से अधिक क्षेत्र को कवर कर रही थी। वे गुफा में इसलिए गए क्योंकि गुफा से आभा निकल रही थी और उन दोनों को इस आभा के बारे में एक अनुमान था जो 1 लाख किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर कर रही थी। अगर उनका अनुमान सही था तो गुफा से निकलने वाली आभा किसी तरह ऑक्टेवियस के स्वामित्व वाली दिव्य ज्वाला से संबंधित थी। ईमानदारी से इस ज्वाला के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वाल्टर और मोमोन ने सुना था कि ऑक्टेवियस के स्वामित्व वाली दिव्य ज्वाला कम से कम रैंक 4 के शिखर पर थी। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह रैंक 4 से अधिक थी और यहां तक कि इसकी अपनी आध्यात्मिकता भी थी। मोमोन और वाल्टर गुफा में इसलिए घुसे क्योंकि वे इस दिव्य ज्वाला को अपने हाथों में लेना चाहते थे। अगर वे उस दिव्य ज्वाला को पा लेते हैं जो कभी ऑक्टेवियस के कब्जे में थी, तो उनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि होगी, खासकर वाल्टर की शक्ति जो ज्वाला की वैचारिक ऊर्जा में विशेषज्ञ था। मुझे लगा कि वह पहले परीक्षण में पास नहीं हुआ, वाल्टर ने मोमोन की आभा को महसूस करते हुए धीमी आवाज में कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। वह दूसरे परीक्षण में पास हो गया और जंगल के एक अलग हिस्से में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक वाल्टर ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में क्रूर रोशनी चमक उठी। हालांकि संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या उसके पास नेदर ऑर्किड है। वाल्टर ने बड़बड़ाते हुए उस दिशा में उड़ान भरी जहां से उसे मोमन की आभा महसूस हो सकती थी। अगर उसके पास वाकई नेदर ऑर्किड है तो मैं उसे उससे छीन लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।